हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 10th का साइंस का चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आज की वीडियो के लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाले हैं, हम आज सीखने क्या क्या वाले हैं। आज हम सीखेंगे जनन प्रजनन क्या है, प्रजनन के महत्व क्या है, प्रजनन में डीएनए की प्रतिलिपि के महत्व क्या है, विविधता प्रजातियों के लिए लाभदायक क्यों है लेकिन व्यक्तियों के लिए आवश्यक नहीं है, प्रजनन के प्रकार देखेंगे और अलैंगिक प्रजनन के बारे में जानेंगे और इसके प्रकार सीखेंगे कौन कौन से, विखंडन, खंडन और पुनर्जनन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चे हम कुछ मुख्य शब्दों के बारे में जान लेते हैं जिनके बारे में हमें थोड़ी सी नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं? वो जीव जो एक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा। बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव वो होते हैं जो एक से ज्यादा यानी कि अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मनुष्य हो गए, पौधे हो गए, जानवर हो गए, ये सभी। प्रतिकृति। प्रतिकृति का मतलब यहाँ पर क्या है बच्चा? प्रतिक्रिया एक प्रक्रिया होती है जिसमें डीएनए की कॉपी बनती है। तो अब ये डीएनए क्या है ये हम आगे समझेंगे। अभी आप ये समझिए कि प्रतिकृति के अंदर एक प्रक्रिया होती है जिसमें डीएनए की कॉपी बनती है। ठीक है। सृजन। सृजन का यहाँ पर मतलब है क्रिएशन, मतलब कुछ नया बनना या कुछ नया उत्पन्न होना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और शब्दों को देखते हैं। जैसे आनुवांशिक गुण। आनुवांशिक गुण का मतलब है कि जेनेटिक ट्रेंड्स। ये वो विशेषताएं होती हैं जो माता पिता से संतानों को डीएनए के माध्यम से मिलती है। मतलब जैसे माता पिता से कुछ गुण होते हैं जो बच्चों में जाते हैं, कि जैसे कि उनका शारीरिक बनावट कैसी होगी, व्यवहार कैसा होगा, ये सब चीजें, इन्हें हम कहते हैं आनुवांशिक गुण। विभिन्नता। विभिन्नता का मतलब यहाँ पर क्या है कि एक ही प्रजाति के अंदर अलग अलग गुण पाए जाना, उसे हम कहते हैं विभिन्नता। विखंडन। विखंडन का मतलब क्या है? एक चीज का दो भागों में बंटना। यहाँ पर विखंडन हम जीव के लिए बात कर रहे हैं, ये हम आगे वीडियो में जानेंगे कि विखंडन कहाँ पर यूज होगा। यहाँ पर ऐसे आप समझिए कि किसी चीज का दो भागों में बट जाना, दो या दो से अधिक भागों में बट जाना। पुनर्जनन। पुनर्जनन का मतलब आप इस शब्द से ही समझ रहे हो कि दोबारा जन्म लेना। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं पुनर्जन्म के लिए? पुनर्जनन क्षतिग्रस्त या गायब कोशिकाओं, उत्तकों और अंगों या पूर्ण शरीर को ठीक करने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। बच्चे सबसे पहले हम, क्योंकि यहाँ पर हम प्रजनन की बात कर रहे हैं, तो पहले हम ये देखते हैं कि प्रजनन होता क्या है। जैसे सभी बच्चों को पता है कि एक मनुष्य हमेशा एक मनुष्य के बच्चे को जन्म देता है, या एक कोई जानवर है वो जानवर के बच्चे को जन्म देता है, पेड़ से एक पेड़ उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि कोई भी जीव जंतु पौधे हैं वो अपने ही जैसा एक नया जीव उत्पन्न कर रहे हैं। तो यही प्रजनन है बच्चे। प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसमें सजीव अपने जैसा यानी कि अपने ही जैसा एक नए जीव का उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं प्रजनन। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, ये क्यों जरूरी है वो अभी हम देखेंगे। यह पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। देखते हैं वो कैसे। ठीक है, अच्छा बच्चों, प्रजनन जो है क्या ये एक जीवन के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया है? मतलब जैसे जीव है उसको सांस लेने के लिए एक श्वसन तंत्र की जरूरत होती है, पूरी एक प्रक्रिया होती है, परिवहन प्रणाली होती है, अलग अलग सिस्टम होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, एक जीव के अंदर, है ना, जिसको जीने के लिए आवश्यक होते हैं। तो क्या जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है वो भी आवश्यक प्रक्रिया है? चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई एक वुमेन है, ठीक है, वो नहीं चाहती कि वो आगे किसी भी जीव को या मतलब बच्चे को जन्म दे। ठीक है, तो क्या वो मर जाएगी? नहीं, वो मरेगी नहीं, उसका जीवन वैसे ही आगे चलता रहेगा। बस वो किसी भी बच्चे को या अपने जैसे किसी भी जीव को उत्पन्न नहीं करना चाहती। अगर यहीं पे बच्चे वो श्वसन प्रणाली जो है उसकी, या श्वसन तंत्र है या फिर परिवहन प्रणाली है, वो काम करना बंद कर दे, तो क्या वो जीवित रहेगी?
नहीं। तो यहाँ से हम क्या समझे कि जीने के लिए किसी भी मनुष्य को या किसी भी जीव जंतु को जीने के लिए प्रजनन की आवश्यकता नहीं है। एक महत्वपूर्ण या आवश्यक नहीं हो जाती वह प्रणाली या ये प्रक्रिया एक आवश्यक प्रक्रिया नहीं होती है। अच्छा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के अस्तित्व के लिए प्रजनन आवश्यक नहीं है। जीव फिर प्रजनन क्यों करते हैं? क्यों वो अपनी इतनी एनर्जी वेस्ट करते हैं? प्रजनन की प्रक्रिया में ऊर्जा तो लगती है ना, तो वो इतनी ऊर्जा क्यों लगाते हैं बच्चे? बच्चों, इस चीज को भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पृथ्वी पर जितनी भी महिलाएं हैं कहीं पर भी है, वो ये डिसाइड करती हैं कि वो संतान उत्पन्न नहीं करेंगी। तो इससे क्या होगा बच्चे? आने वाले 100 सालों के अंदर इंसान की प्रजाति खत्म। तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि जीने के लिए प्रजनन आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर उसको अपनी प्रजाति को बचाना है तो उसके लिए प्रजनन एक आवश्यक प्रक्रिया हो जाती है। तो जैसे हम यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, यह पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। साथ ही बच्चे, प्रजनन के द्वारा जीव अपनी नस्ल को जीवित रखते हैं और उनकी प्रजाति को लुप्त नहीं होने देते। जैसा अभी हमने मनुष्य के केस में भी देखा कि अगर वो आगे प्रजनन की प्रक्रिया नहीं करेंगे तो आने वाले 100 सालों में बिल्कुल ही प्रजाति खत्म हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। या किसी जीव जंतु के लिए अगर वो नहीं प्रजनन करते हैं, उनमें प्रजनन नहीं होता है, तो आने वाले टाइम में वो बिल्कुल ही लुप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये तो समझ आ गया कि चाहे कोई एक कोशिकीय जीव हो या फिर बहुकोशिकीय जीव हो, दोनों के लिए ही प्रजनन बहुत आवश्यक हो जाता है अगर उन्हें अपनी प्रजाति को लुप्त होने से बचाना है। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सृजन करते हैं। मतलब कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जीव होते हैं, क्या वो बिल्कुल अपने जैसे ही कॉपी बनाते हैं? मतलब जो उनके बच्चे संतान होती है, बच्चे होते हैं, क्या वो बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसे होते हैं? चलिए इस पे थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं और देखते हैं। देखो बच्चों, अभी हमने ये देखा कि मनुष्य जो है एक अपने मनुष्य के बच्चे को जन्म देता है। एक जानवर है कोई, वो भी अपने जानवर के ही बच्चे को जन्म देगा। और कोई एक कोशिकीय जीव है जैसे अमीबा, वो एक कोशिकीय जीव अमीबा को ही उत्पन्न करेगा। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जीव जो है वो अपने ही जैसा जीव उत्पन्न कर रहा है, पर क्या ये जो जीव उत्पन्न किया है उसने, वो बिल्कुल एग्जैक्ट होता है, बिल्कुल समान होता है? तो और अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है? तो बच्चे, इसका आंसर है कि जो जीव होता है उसका जो भी बच्चा या संतान उत्पन्न हुई है वो बिल्कुल समान तो होती है, बट बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती है। अच्छा, अगर ऐसा होता भी है कि समान भी है, तो वैसा होता कैसे है? कौन इसके लिए जिम्मेदार होता है? तो बच्चे, यहाँ पर आता है डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ये क्या है और कहाँ पाया जाता है? बच्चे, एक डीएनए होता है। डीएनए क्या है, ये कहाँ पाया जाता है, ये अभी हम देखेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि ये होता कहाँ पर है और ये कैसे डिसाइड करता है कि एक मनुष्य के बच्चे को जन्म देगा और वो बिल्कुल उसके जैसा दिखेगा और बिल्कुल दिखेगा भी या नहीं। तो बच्चे देखो, डीएनए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि होता कहाँ पर है। ठीक है, देखो सभी को पता है कि सभी की जीव जंतुओं का जो शरीर होता है वो किससे बना होता है? उत्तकों से बना होता है। और उत्तक हमारे किससे बने होते हैं? कोशिका यानी कि सेल से बने होते हैं। तो बच्चे, इन्हीं कोशिकाओं के केंद्र के अंदर ही आपके एक धागे की जैसी संरचना होती है। यही आपका होता है बच्चे डीएनए। ठीक है, ये जो संरचना है इसी को हम कहते हैं डीएनए। अच्छा, ये जो धागे जैसी संरचना होती है, अगर आप इसको माइक्रोस्कोपिक व्यू देखेंगे और माइक्रोस्कोप से देखेंगे या सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो बच्चे, एक्चुअल में डीएनए आपका कुछ इस तरीके का दिखता है। बच्चे, डीएनए के अणुओं में आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है जो जनक से स्तनी पीढ़ी में जाता है। मतलब कहने का क्या है, डीएनए के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है जो माता पिता से बच्चों के अंदर जाती है कि बच्चे दिखेंगे कैसे, उनका रंग रूप कैसा होगा, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा। ये सभी इंफॉर्मेशन कहाँ पर होती है? डीएनए में। और आपका डीएनए कहाँ पर होता है? केंद्र के अंदर, कोशिका के। तो चलिए अब देखते हैं कि डीएनए दिखता कैसा है किसी भी कोशिका के अंदर। देखिए बच्चे, ये आपका एक कोशिका है।
ठीक है, ये कोशिका के अंदर आपका क्या होता है, केंद्रक होता है। तो चलिए थोड़ा सा पास जाके और देखते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये केंद्रक है, यहाँ पर सारा क्या है, ये साइटोप्लाज्म है, चारों तरफ केंद्र के चारों तरफ साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, अब जब इस केंद्र के अंदर जाके देखेंगे तो आपको ये दिखेंगे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, क्रोमोसोम, जो मैंने अभी आपको बताया। क्रोमोसोम कुछ नहीं है, जो धागे की संरचना है उसी को कॉइल के शेप में इस तरीके से बनाकर रखा जाता है। ये कब होता है, जब दो कोशिकाएं आपस में विभाजित हो रही होती हैं, तो जो धागे की संरचना है वो कुछ इस तरीके से क्रोमोसोम के आकार में प्रेजेंट रहती है। अब आपको ये पता लग गया कि डीएनए दिखता कैसा है, कहां पर होता है। हमने ये देख लिया डीएनए के अंदर आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है जो जनक से स्तनी पीढ़ी में जाता है। अब हम ये देखते हैं बच्चे कि ये एक माता पिता से बच्चे के अंदर जाता कैसा है। यहाँ पर आती है प्रतिकृति। यह एक प्रक्रिया होती है जिसमें डीएनए की एक कॉपी बनाई जाती है। यह तब होता है जब एक कोशिका दो हिस्सों में बंटने वाली होती है, ताकि नई कोशिकाओं में भी वही डीएनए हो जो मूल कोशिका के अंदर है। मतलब कि क्या होता है बच्चे, जब दो एक कोशिका जो है वो विभाजित होती है, क्या होती है, विभाजित होती है, दो भाग में बढ़ती है, तो होता क्या है, जो केंद्रक है, इस केंद्रक के अंदर जो भी डीएनए है उनका डुप्लीकेशन होता है, यानी कि एक बिल्कुल एग्जैक्ट सेम कॉपी बन जाती है। और तो जब वो कॉपी बन गई उसके बाद क्या होता है, कोशिकाएं आपस में डिवाइड होती हैं। ठीक है, अब दो डीएनए बन गए, दोनों डीएनए जब कोशिका डिवाइड हो रही है, ठीक है, तो विभाजित हो रही है, तो दो डीएनए जो है आपस में अलग हो जाएंगे और कोशिका दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी और दो कोशिका में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब यहाँ पर एक कोशिका से दो कोशिका बन गई जिसके अंदर सेम डीएनए है। अब जो ये दो कोशिकाएं बनी है बच्चे, इनके अंदर एग्जैक्ट सेम डीएनए है। अब क्योंकि सेम डीएनए यानी कि सेम क्या हुई है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। सेम इंफॉर्मेशन किसकी है, आनुवंशिक गुणों की, कि बच्चा कैसा दिखेगा, कैसा उसका रंग रूप होगा, बॉडी स्ट्रक्चर कैसे होगा, उसका बिहेवियर कैसा होगा। अब बच्चों क्या ये बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होती है, तो बच्चे ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जब भी जब भी कोशिका आपस में विभाजित होती है, एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती हैं, तब होता क्या है बच्चे, बहुत सारे रासायनिक अभिक्रियाएं भी होती हैं साथ में। तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है वो बिल्कुल 100% एग्जैक्ट नहीं होती, कि उन कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं से रिएक्शन भी होगा, उन रिएक्शनों के कारण कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाएगा डीएनए के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि डीएनए समान होता है पर बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होता। ठीक है, तो प्रजनन के दौरान उत्पन्न होने वाली डीएनए प्रतिकृति समान हो सकती है पर वो मूल डीएनए से बिल्कुल समान नहीं होती। ठीक है, ये बात समझ आई। यहां से हमें ये समझ आ गया कि बिल्कुल समान तो नहीं होती। तो इससे होगा क्या बच्चे, इससे ये होता है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ विभिन्नताएं आ जाती हैं। ठीक है, प्रतिकृति के अंदर हमने ये देख लिया कि कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या आएगा, क्योंकि एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनती है, रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं। उन चेंजेस के कारण क्या होगा, कहीं ना कहीं विविधता आ जाएगी। अब विभिन्नता जो आती है, विभिन्नता कैसी आ सकती है, आप ऐसे समझिए कि क्या आप बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसे दिखते हो, नहीं ना। हाँ, आप मनुष्य हो, मनुष्य के ही बच्चे हो, एग्जैक्ट हाथ पैर हैं, उन्हीं के जैसे आपके हाथ होंगे, पैर होंगे, बाल होंगे, हो सकता है माता जैसा आपके हाथ बाल हो, हाथ हो। ठीक है, लेकिन कुछ आपके खुद के गुण भी होंगे। सब बिल्कुल आप एग्जैक्ट तो नहीं दिखते अपने पेरेंट जैसे, है ना। तो कुछ ना कुछ विभिन्नता तो आपके अंदर भी आए। तो इसी तरीके से बच्चा सभी जीव जंतुओं में डीएनए की कॉपिंग के दौरान जब कॉपी होती है तो कुछ ना कुछ विभिन्नता आती ही है। क्यों, क्योंकि वहां पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो जीव है वो अपनी प्रतिकृति का समान रूप तो देते हैं बट बिल्कुल समान नहीं होता, संपूरक हो सकता है। ठीक है, चलिए चलिए बच्चों, अब हम ये देखते हैं कि जो डीएनए की कॉपिंग हुई उससे जो विभिन्नता आई, वो विभिन्नता जो है वो किसी भी प्रजाति के लिए आवश्यक है, मतलब महत्वपूर्ण है या लाभकारी है या नहीं। ठीक है, इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। आप ऐसे समझिए एक समुद्र है, ठीक है, और समुद्र के अंदर
बहुत सारी मछलियां हैं जो बिल्कुल आइडेंटिकल है, मतलब बिल्कुल एक जैसे है, कुछ भी उसमें चेंज नहीं है, उसमें कोई विभिन्नता ही नहीं आई। उससे क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद ग्लोबल वार्मिंग आई, जिससे कि समुद्र का पानी गर्म हो गया। उससे क्या होगा, मछली तो एक पूरी टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रह सकती थी, अब हुआ ये कि वो सारी मछलियां मर गई, मतलब कि एक विशेष प्रकार की जो प्रजाति थी मछलियों की वो खत्म हो गई। तो अगर बेटा यहीं पर क्या होता कि धीरे धीरे मछलियों में विविधता आती है, कुछ मछलियां ऐसी होती जो इस टेम्परेचर पे सरवाइव कर पाती, बच जाती, और विशेष प्रकार की जो मछलियों की प्रजाति है ये लुप्त होने से बच जाती। तो यहाँ से हम बच्चे क्या समझ पा रहे हैं, यहाँ से हम ये समझ पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो विभिन्नता है ये किसी प्रजाति की लुप्त होने को बचाने के लिए, या फिर अगर धीरे धीरे टाइम के साथ पर्यावरण में कोई भी चेंज आता है उस चेंज को एक्सेप्ट कर पाए, इसके लिए विविधता है तो इम्पोर्टेंट, राइट। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि प्रजनन के दौरान विभिन्नता क्या हो सकती है, जो जीवों को अपने पर्यावरण के अनुकूल होने में मदद करती है। इसी के साथ बच्चे जो विभिन्नताएं होती हैं वो विकासवादी प्रक्रियाओं के लिए जरूरी है, मतलब कि आप इस चीज को ऐसे समझिए कि जब टाइम के साथ साथ धीरे धीरे विभिन्नताएं आती रहती है तो कई लाखों करोड़ों साल बाद किसी एक प्रजाति से क्या होता है, नई प्रजाति उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए आप सही देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम मानव का उदाहरण ले सकते हैं। मानव ने इतने सालों में क्या हुआ, उनके अंदर विभिन्नताएं आकर वो एक वानर से क्या बने, एक इंसान बने, एक नई प्रजाति ही बन गए। तो यहाँ से हम क्या समझ पा रहे हैं बच्चे कि जो विभिन्नताएं हैं वो किसी भी एक प्रजाति के लिए है तो लाभकारी। कैसे लाभकारी है, वो एक तो किसी भी प्रजाति को पर्यावरण के अनुकूल बनाती है, जो टाइम के साथ पर्यावरण में चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे रोगों से भी बचाती है टाइम के साथ जो रोग उत्पन्न हो रहे हैं। साथ ही विभिन्नताएं जो है विकासवादी प्रक्रिया के लिए भी जरूरी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक बच्चों हमने ये चीज देख ली कि प्रजनन होता क्या है, प्रजनन क्यों आवश्यक है, प्रजनन में विविधताएं कैसी आती हैं। अब हम देखते हैं कि प्रजनन कैसे होता है। प्रजनन के दो प्रकार होते हैं, एक है आपका अलैंगिक प्रजनन, दूसरा है आपका लैंगिक प्रजनन। बच्चे अलैंगिक प्रजनन क्या होता है, इसमें एक ही जीव दूसरे जीव को उत्पन्न करता है, मतलब यहाँ पर सिर्फ एक पेरेंट होता है जिससे दूसरा जीव उत्पन्न होता है या वो जन्म लेता है। इसमें कौन कौन से जीव आते हैं, जैसे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया। और लैंगिक प्रजनन में कौन कौन भागीदार होता है, लैंगिक प्रजनन में हमारे पास दो जीव भागीदारी होते हैं, एक नर और मादा, दोनों ही मिलकर एक नए जीव का उत्पन्न करते हैं। इसमें उदाहरण के लिए आप समझ सकते हो मनुष्य, जानवर और पौधे। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अलैंगिक प्रजनन की विधियां क्या क्या है, कौन कौन से तरीके हैं जिससे अलैंगिक प्रजनन किया जा सकता है। तो बच्चे यहाँ पर हम 6 प्रकार हैं जो पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम इन 3 प्रकारों के बारे में जानेंगे, विखंडन, खंडन और पुनर्जनन। ठीक है बच्चे, इससे पहले आप सभी मुझे बताइए, क्या आपने कोई सूक्ष्म जीव देखा है, अमीबा आपने कभी देखा है? आप बोलोगे नहीं मैम, क्यों? क्योंकि आप अमीबा को आंखों से देख भी नहीं सकते हो, वो बहुत सूक्ष्म होता है, तो उसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप में स्लाइड अमीबा की जब देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके का अमीबा दिखता है। खंडन में क्या होता है कि क्योंकि विखंडन जो है एक कोशिकीय जीव में ही होता है, यहाँ पर होता क्या है, ये एक कोशिकीय जीव को 2 या 2 से अधिक स्तनीय कोशिकाओं में विभाजित करती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम अमीबा देख सकते हैं, ये अमीबा जो है बेटा, ये अमीबा माइक्रोस्कोपिक व्यू है। माइक्रोस्कोप से जब अमीबा को आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसी तरीके से लिस्मेनिया जो होता है वो भी अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे कुछ इस तरीके से दिखता है। ये अमीबा और लिस्मेनिया दोनों ही जो है विखंडन विधि का उपयोग करते हैं। पर ये दोनों क्या करते हैं बच्चे, दोनों एक कोशिकीय जीव है, जब ये डिवाइड होते हैं जब ये जनन कोशिका से स्तनीय कोशिका में डिवाइड होते हैं तो ये 2 कोशिकाओं में डिवाइड होते हैं, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं द्विविखंडन। इसमें 2 जीव जो है 2 कोशिकाओं में विभाजित होता है। मतलब मैम देखिए, इसको थोड़ा सा समझते हैं कैसे। हमारे पास ये अमीबा है, अमीबा क्या होगा, एक कोशिका से 2 कोशिका में विभाजित होगा। जो अमीबा का केंद्र है वो धीरे धीरे केंद्र 2 पार्ट में डिवाइड होगा और फिर उसके आसपास वो दूर होता चला जाएगा ऐसे, और क्या होगा, दूसरे 2 अमीबा में बन जाएगा, मतलब एक अमीबा से 2 अमीबा बन गए। इसी तरीके से लिस्मेनिया जो है वो भी क्या करता है,
यहाँ पर आप देखिए लिस्मीनिया जो है लंबाई में ऐसे आपस में डिवाइड होता है, कुछ इस तरीके से आपस में विभाजित होगा और इस एक से दो लिस्मीनिया बन जाएंगे, क्योंकि दोनों ही अमीबा और लिस्मीनिया कैसे विखंडित हो रहे हैं, एक कोशिका से दो कोशिका में विभाजित हो रहे हैं, इसीलिए हम इस विधि को द्विविखंडन कहते हैं। है ये विखंडन विधि ही, बट उसमें भी आप कह सकते हो कि विखंडन जो है दो पार्ट में होता है, एक द्विखंडन एक बहुखंडन। बहुखंडन अभी भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये समझ आ गया अमीबा और लिस्मीनिया द्विखंडन का उपयोग करते हैं अलैंगिक प्रजनन के लिए। अच्छा आपको बच्चे एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो लिस्मीनिया होता है ना, ये हम ह्यूमंस के अंदर एक बहुत कॉमन बीमारी करता है। आपने इस तरीके का एलर्जी बहुत सारी लोगों के अंदर देखी होगी, ये लिस्मीनिया के कारण ही होती है। इस बीमारी को हम कहते हैं काला जार, ठीक है। तो ये इसमें होता क्या है, जैसे ही एक लिस्मीनिया बॉडी पे गया, वो मल्टीपल अलैंगिक प्रजनन करता है, द्विविखंडन कर करके बहुत सारे लिस्मीनिया बना देता है और एलर्जी उत्पन्न कर देता है, जिसे हम कालाजार कहते हैं। आई होप आपको ये विखंडन की द्विखंडन जो विधि है ये समझ आई होगी। इसी तरीके से बच्चे आपने कभी मलेरिया का नाम सुना है, मलेरिया की बीमारी के बारे में सुना है ना। चलिए अब देखते हैं मलेरिया होता किससे है, मच्छर से। मच्छर काटता है बच्चे, होता क्या है, देखिए मच्छर जब काटता है तो एक प्लाज्मोडियम नाम का जीव जो है बॉडी के अंदर जाता है। अब ये प्लाज्मोडियम क्या करता है, बॉडी में जाके जो हमारी बॉडी के अंदर कोशिकाएं हैं उन कोशिका में घुस जाता है, एंटर कर जाता है, और ये एक क्या करता है, बहुत सारी कोशिकाएं बना देता है। एक प्लाज्मोडियम से बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती है कोशिका के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये जो झिल्ली जिसके अंदर कोशिका बनी ये बहुत सारी वो फट जाती है और इससे क्या हो गया, बहुत सारे प्लाज्मोडियम बने। अब ये प्लाज्मोडियम क्या करते हैं बच्चे, ये बहुत सारी कोशिकाएं जो है बहुत सारी कोशिकाओं में चले जाएंगे, मतलब ऐसे ही करके ये मल्टीपल होते जाएंगे। इसी को हम कहते हैं बहुखंडन, जिसमें जीव बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित होते हैं। प्लाज्मोडियम मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, मलेरिया कैसे फैलता है, प्लाज्मोडियम से फैलता है। यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने विखंडन के दो प्रकार देखे, एक द्विविखंडन एक बहुखंडन। द्विविखंडन में एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनी, जीव बने, और बहुखंडन में एक कोशिका वाले जीव से बहुत सारे जीव बने, ठीक है बच्चे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अलैंगिक प्रजनन की दूसरी विधि के बारे में समझते हैं। आप सभी ने अपने घर के आसपास तालाबों में काई जमी हुई देखी है। आपने कभी काई को एक ग्लास के अंदर करिएगा और उसे माइक्रोस्कोप से देखिएगा। इस काई को बच्चे हम बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में स्पाइरोगायरा, ठीक है बच्चे। अब ये स्पाइरोगायरा को जब आप किसी माइक्रोस्कोप के अंदर या सूक्ष्मदर्शी के अंदर आप जब देखोगे ना, तो आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। ये आपका क्या है, स्पाइरोगायरा की जो काई है उसको आप सूक्ष्मदर्शी से देखोगे तो कुछ इस तरीके से देखोगे। आप जब इसको पास से देख रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है, छोटे छोटे खंडन से दिख रहे हैं, कटे हुए टुकड़े दिख रहे हैं। यही होता है अलैंगिक प्रजनन की जो खंडन विधि है। इसमें जीव क्या करता है, क्योंकि स्पाइरोगायरा जो है ये भी एक जीवी है, जो हम काई कहते हैं बच्चे, ये भी एक जीवी है। इसमें ये क्या करता है, अपने पार्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, फिर ये पार्ट्स क्या करते हैं, फिर से ये दोबारा से जो पार्ट्स है पूरा दोबारा से स्पाइरोगायरा बन जाते हैं। इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं और ये खंडन वृद्धि कर नए जीव में उत्पन्न और विकसित हो जाते हैं। मतलब टुकड़े बने, फिर वो स्पाइरोगायरा बने, फिर वो टुकड़े हुए स्पाइरोगायरा बन गए, मतलब मल्टीपल स्पाइरोगायरास कैसे हो जाते हैं, एक खंडन विधि से। इसे हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं और अलैंगिक प्रजनन की एक और विधि के बारे में जानते हैं, जो है पुनर्जनन यानी कि रीजनरेशन। विधि में क्या होता है बच्चे, इस प्रक्रम में किसी कारणवश जब कोई जीव कुछ टुकड़ों में टूट जाता है, तब प्रत्येक टुकड़ा नए जीव में विकसित होता है, जैसे कि प्लेनेरिया और हाइड्रा का एग्जाम्पल है। जैसे आप इस वीडियो में भी देख पा रहे हो, हाइड्रा ने दो पार्ट में डिवाइड हो गया और दोनों पार्ट आपस में रीग्रो कर गए। तो यही एग्जाम्पल है आपका बेटे पुनर्जनन का। और पुनर्जनन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया क्या है, प्लेनेरिया भी एक जीव होता है जो क्या करता है बच्चे, अपने आप को कुछ पार्ट में डिवाइड कर लेता है, टुकड़ों में कट जाता है, और वो जो टुकड़े होते हैं वो वापस से आप क्या कर सकते हैं, रीग्रो कर जाते हैं। उन नए टुकड़ों से ही नए क्या बन जाते हैं, प्लेनेरिया बन जाते हैं। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, क्या आपने ये पुनर्जनन का या रीजनरेशन का एग्जाम्पल अपने आसपास कभी देखा है? यस,
सही सोच रहे हो आप कि छिपकली। छिपकली यानी कि लिजर्ड। लिजर्ड की आपने कभी देखी है कि पूंछ कट जाती है तो वो कुछ टाइम बाद पूंछ दोबारा से वापस आ जाती है ना। सो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पुनर्जनन का। बच्चे आज हमने क्या देखा? आज हमने सीखा प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे नए जीवों को उत्पन्न करते हैं। ये जीवन में निरंतरता बनाए रखने के लिए, पृथ्वी के पर निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। डीएनए में आनुवंशिक गुण होते हैं जो पेरेंट से बच्चों में जाते हैं। विविधताएं जीवों के लिए आवश्यक होती है, उसी से क्या होता है? इवेल्यूएशन होता है, यानी कि विकास होता है, नई नई प्रजातियों का जन्म होता है। अलैंगिक प्रजनन के बारे में देखा। 6 तरह की अलैंगिक प्रजनन की विधियां होती हैं, जिसमें से हमने 3 के बारे में इस वीडियो में सीखा। बाकी 3 के बारे में हम अगले वीडियो में सीखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।